आज हम करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है क्या है पहले देखते हैं हम। ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है और क्यों पढ़ा जाता है। तो सपोज हमारे पास एक बीकर है, हम एक यहाँ पे बीकर लेते हैं, एक बीकर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में एक रिएक्शन हो रही है। ओके, एक बीकर में एक रिएक्शन, और रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। एक बीकर है और बीकर में जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। किस पर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूं, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूं तो पूछा जाता है, देखो अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूं, रिएक्शन क्या आती है इक्विलिब्रियम पर, और मैंने इसको कर दिया है डिस्टर्ब। अब बट रिएक्शन चाहेगी मैं अपने आप को स्टेबल बनने के लिए, सपोज करो मैंने उसमें कोई भी कंसंट्रेशन ऐड कर दिया या प्रेशर इंक्रीज कर दिया या वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। इसकी मान लो सपोज करो मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, या फिर टेम्परेचर कर सकते हो आप चेंज, प्रेशर, वॉल्यूम, etc। सपोज करो मैंने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो जैसे ही मैंने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, बीकर अनस्टेबल फॉर्म में जा चुका है, तो रिएक्शन चाहेगी मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके जो इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दूं, नेग्लेक्ट करूं, ठीक है। मींस अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो जो बीकर है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था वो चाहेगा मैं अब इक्विलिब्रियम में ही बना रहूं, और वो इसके इफेक्ट को क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, नेग्लिजिबल कर देगा। नेग्लिजिबल करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या फिर बैकवर्ड। सपोज करो आप स्टेबल फॉर्म में हो, कोई आपको आके डिस्टर्ब कर दे, थोड़ी देर डिस्टर्ब होने के बाद हम सोचते नहीं हमें स्टेबल फॉर्म में आना है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, मींस उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, और नेग्लेक्ट करके हम अपनी ग्राउंड स्टेट जिसे बोलते हैं स्टेबल फॉर्म पर वापस आ जाएंगे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर मैं किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर दूं, कंसंट्रेशन के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू, इनर्ट गैस के थ्रू, कैटलिस्ट एंड सो ऑन, तो रिएक्शन चाहेगी कि मैं अपना आप को वापस ही इक्विलिब्रियम में अटेन करने के लिए वापस शिफ्ट हो जाऊं, और शिफ्ट कैसे होगी, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि जब कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैसेस, तो ये सारे फैक्टर तब किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगते हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए या तो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो ये हमें बताता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आज हम पढ़ेंगे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है क्या और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टेटमेंट, इफ अ सिस्टम is in equilibrium, is subjected to change, क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc, ठीक है। is subjected to change concentration, pressure, volume, etc. The equilibrium shifted in a such way the effect of change of conditions, effect of change of condition, यह कंडीशन इज नलिफाइड, आप नलिफाइड बोलो या फिर नेग्लिजिबल। तो देखो ये ली चैटलियर की स्टेटमेंट बोल रही है यहाँ पर
इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और आप क्या क्या चेंज कर रहे हो, जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर etc, तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन सच वे, इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा कैसे कि वो इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे कि आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा मैं कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके वापस ही इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाऊं। ये होता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब शिफ्ट होने के लिए रिएक्शन को या तो फॉरवर्ड जाना पड़ेगा या फिर बैकवर्ड, या तो आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर पीछे की डायरेक्शन में, जिसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोलते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल तो ये होता है कि हम बीकर में कोई भी रिएक्शन हो रही है या कोई भी कंडीशन है इक्विलिब्रियम पे, अगर मैं उसे डिस्टर्ब कर दूं तो वो रिएक्शन चाहेगी मैं अपने आप को वापस ही इक्विलिब्रियम में अटेन करूं। तो अटेन करने के लिए वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अब वन बाय वन हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो क्या कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगी। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो पहला जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है कंसंट्रेशन का। तो लिख रहे हैं कंसंट्रेशन फर्स्ट फैक्टर्स। फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन। ओके, फर्स्ट आ रहा है कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट है काफी कि अगर कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंक्रीज करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, वो हम चेक करते हैं। तो पहले कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन में हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, A प्लस बी गिव्स टू C प्लस D। एक रिएक्शन है। इफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लिखा है शॉर्ट में, इफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, या बोल सकते हो इफ इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी अटेन्ड, तब इक्विलिब्रियम होता है तो K इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम है, सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। या आपने लॉ ऑफ केमिकल में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में भी ये सब चीज सीख के आया हूं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अगर इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन्ड, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम में था, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है, तो उस टाइम पर हम K ना लिख के क्या लिखते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट और K का डिफरेंस भी अभी समझ लेते हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है, A अपॉन B। देखो दोनों का फॉर्मूला, दोनों का रिलेशन सेम है, फॉर्मूला लिखने का जो रिलेशन है बिल्कुल सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया है, तो जब तक डिस्टर्ब है उस टाइम पे हम Q लिखते हैं, और Q चाहेगा अपने आप को स्टेबल बनने के लिए K के बराबर आना, Q चाहेगा अपने आप को बराबर K के इक्वल आना इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ये आपने पढ़ा भी है पीछे हमने कि K और Q, पीछे मतलब इस पहले की वीडियो में जो इक्विलिब्रियम की पुरानी वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हो, Q और K को हमने रिलेशन भी करा हुआ और ड्राइव भी करा हुआ है। अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम K लिखते हैं, अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया है तो K की जगह पे क्या आ जाएगा, Q। कब तक Q आएगा, जब तक वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ना आ जाए। अगर वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाता है देन Q को रिप्लेस करके हम K ही लिखते हैं। यहाँ पे एक नोट और देख लेना क्योंकि ये यूज होएगा, फिर देखेंगे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा भी था पीछे कि जो रिएक्शन कोएफिशिएंट, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट K से छोटा हो तो ये चाहेगा K के बराबर होना इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और जब ये आगे की तरफ जाता है तो रिएक्शन होती है फॉरवर्ड। हम पढ़ के आए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी यूज होएगा। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट छोटा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो ये चाहेगा इक्विलिब्रियम में अपने आप को लाने के लिए इंक्रीज करेगा, और जब ये इंक्रीज करता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, और जब रिएक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज करता है तो रिएक्शन बैकवर्ड। इट मींस ये आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट है Q और ये K। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बड़ा है
तो ये चाहेगा अपने आप को डिक्रीज करके के इक्वल लाना इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए डिक्रीज करेगा तो इट मींस बैकवर्ड, इट मींस बैकवर्ड। और एक लास्ट केस होता है अगर के और क्यू दोनों ही इक्वल है तो यहाँ पे नो शिफ्ट, नो शिफ्ट। के और क्यू अगर इक्वल है तो मतलब कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हुआ है और कोई शिफ्टिंग ही नहीं होगी। तो ये आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, फिर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट करते हैं अब हम अगले पे। तो पहला इफ, तो अभी हमने पीछे जो रिलेशन पढ़ा है वो है K इक्वल टू C की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन, जब इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था उस टाइम पे Q इक्वल टू Q लिखते हैं K की जगह पर एंड B। चलो अब स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या था A, कोई भी एक रिएक्टेंट देख लो A या B को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हम ले रहे हैं इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीजेस, ये इंक्रीज लिखा है, ठीक है, इसको इंक्रीज का मतलब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीजेस, अगर A की कंसंट्रेशन में बढ़ा दूं तो देखते हैं अगर मैं A को इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जैसे ही मैंने A को इंक्रीज करा Q क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज A एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, A एंड Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे ही A बढ़ेगा Q क्या हो जाएगा, डिक्रीज, Q क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इफ कंसंट्रेशन, एक मिनट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ Q इज डिक्रीजेस। जैसे ही A बढ़ेगा तो Q छोटा हो जाएगा। अब Q छोटा है और K पहले से ही आपका था, तो Q K के बराबर आने के लिए अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज, और इंक्रीज मीन्स फॉरवर्ड। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी और ये आपने पढ़ा भी होगा इक्विलिब्रियम में, K अगर छोटा है, सॉरी Q अगर छोटा है और K बड़ा है तो Q K के इक्वल आने के लिए अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज, और इंक्रीज मीन्स फॉरवर्ड। तो बताओ अगर Q डिक्रीज हो गया और K के बराबर आने के लिए अपना आपको क्या करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स इट गोज या रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन किस रिएक्टेंट की हम बढ़ाते हैं तो Q घट जाएगा, और Q घट जाएगा तो अपने आप को K के बराबर लाने के लिए ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड। तो अब सेकंड देखते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग लाऊं तो यहाँ पे ले लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट एक है, ठीक है, इज इंक्रीजेज, तो ये रहा Q का रिलेशन दोबारा लिखते हैं, C D अपॉन A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। अगर मैं C की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो ये दिख रहा है कि C की कंसंट्रेशन जैसे ही मैंने इंक्रीज करी तो बताओ Q भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब Q इंक्रीज हो गया है, देन वैल्यू ऑफ Q, देन द वैल्यू ऑफ Q इज इंक्रीजेस, और Q बढ़ गया है, Q बढ़ गया है तो K की तरफ आने के लिए अपने आप को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज मीन्स बैकवर्ड। तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैकवर्ड। तो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। बाकी तो आप किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा के चेक कर सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या फिर बैकवर्ड। यहाँ पे एक केस और देख लेना नोट करके, इफ कंसंट्रेशन ऑफ both reactants and products, reactants and products are increases या are change with same way,
आर इंक्रीजेस या बोल रहे आर चेंज विथ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। अगर मैं रिएक्टेंट हो, इस बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही कंसंट्रेशन सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, तो बताओ रिएक्टेंट भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? देखो एक क्यू को बढ़ाएगा और एक क्यू को घटाएगा, तो ओवरऑल क्या रह जाएगा? कांस्टेंट, सेम। तो देयर विल बी नो शिफ्ट, देयर विल बी नो शिफ्टिंग या नो शिफ्ट। तो उस केस में रिएक्शन ना ही फॉरवर्ड जाएगी और ना ही बैकवर्ड, वहां पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेम वे से बनाया, इंक्रीज कर रहे हो, तो ओवरऑल क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये था कंसंट्रेशन का फैक्टर जो कि ली चैटलियर प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है और कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाएगी, इसको नोट कर लो। फिर अगला फैक्टर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड फैक्टर वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसको हम समझते हैं। तो सेकंड आ रहा है वॉल्यूम। सेकंड फैक्टर इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे सभी टाइप की रिएक्शंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे। पहली रिएक्शन लिख रहे हैं हम यहाँ पे N2 प्लस S2 gives to इक्विलिब्रियम 2NH3 और रिएक्शन कर दिया हमने बैलेंस 3 डाल के। दूसरी रिएक्शन आ रही है PCl5 gives to PCl3 plus Cl2 and third one is H2 plus I2 gives to 2HI। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शंस। अब मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शन ले लिए और तीनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तीनों का डेल्टा Ng निकाल रहे हैं और डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा Ng नंबर ऑफ गैसेस के डेल्टा Ng निकालते हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल है? 2 और रिएक्टेंट में देखो ये 1 and 3 4, तो डेल्टा Ng आ रहा है यहाँ पे -2। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें डेल्टा Ng लेस देन 0 है। ठीक है, जिस रिएक्शंस में डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 हो उसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सेकंड, इसमें डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 and 1 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल है? 1, तो ओवरऑल आया 1, तो ग्रेटर देन 0। एंड थर्ड डेल्टा Ng इज इक्वल टू, इसमें 0 के इक्वल है। अगर मैं डेल्टा Ng फाइंड आउट करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने यहाँ पे? 2, रिएक्टेंट पे भी मोल कितने हैं? 2, तो ओवरऑल 0। तो मैंने 3 रिएक्शन ले ली, 3 टाइप की, जिसमें डेल्टा Ng लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर चलो यहाँ पे एक लाइनिंग डाल दें सेपरेट, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर मैं इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दूं, इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम डिक्रीज कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? ये हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तब वॉल्यूम डिक्रीज कर, देखो हमें ये भी पता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और हमने कर दिया वॉल्यूम को यहाँ पर डिक्रीज। थोड़ा सही से समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने वॉल्यूम को डिक्रीज करा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही हमने वॉल्यूम को डिक्रीज करा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए थे। सही से देख लेना, जैसे ही मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज करा कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? वो भी बढ़ने चाहिए, या सुनो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल। बट हम पढ़ रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। रिएक्शन चाहेगी अपने आप को इक्विलिब्रियम में ही बनाए रखे। क्या करें? रिएक्शन चाहेगी अपने आप को इक्विलिब्रियम में ही मेंटेन करके रखे। तो जैसे ही मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करूंगा कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहे
तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या करने लग जाएंगे, अपने आप को डिक्रीज, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, सेम। कहने का मतलब है आप एक रिएक्शन यहाँ पे थी, आपने डिस्टर्ब करा, तो देखो ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये सेम रेट से इंक्रीज, ताकि ओवरऑल कांस्टेंट रिमेन्स सेम। जैसे ही वॉल्यूम को डिक्रीज करा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बट रिएक्शन चाहेगी मैं अपने आप को इक्विलिब्रियम में ही बनाए रखूं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने की जगह क्या कर देंगे, अपने आप को उसी रेट से कम करेंगे, ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करा, कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ही अटेन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज के बदले डिक्रीज कर जाएंगे, ताकि रिएक्शन अपने आप को स्टेबल और इक्विलिब्रियम में मेंटेन करे। और नंबर ऑफ मोल्स का डिक्रीज होना, इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। समझ आया? वॉल्यूम डिक्रीज करने पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ओवरऑल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। इक्विलिब्रियम को लाने के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी वॉल्यूम कम करने पर जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 and 3 4 है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर है, और वो क्या है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फॉरवर्ड में 2 है एंड पीछे की तरफ 4, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, कब, जब वॉल्यूम को हम डिस्टर्ब करेंगे इक्विलिब्रियम में, ठीक है। दोबारा देख लो, जैसे ही मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज करा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बट हम पढ़ रहे हैं ली चार्टिलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन चाहिए अपने आप को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना, और इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने के बजाय उसको डिक्रीज करेंगे, ताकि रिएक्शन किसमें ही बनी रहे, स्टेबल मींस इक्विलिब्रियम। यहाँ स्टेबल का मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लोअर है। तो इस टाइप की रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे लोअर है, राइट डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड। तो यहाँ पे तो गया फॉरवर्ड, अब उसमें भी चेक करते हैं। तो साफ पता चल रहा है वॉल्यूम डिक्रीज करने पे कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर होएगा। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम को मैं डिक्रीज करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स लोअर कहाँ पर है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1, रिएक्टेंट में कितना है, 1, तो रिएक्शन गया, रिएक्टेंट मींस बैकवर्ड, मींस बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं उस रिएक्शन की बात करूँ जिसमें डेल्टा Ng 0 हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर हो, बट उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों में ही इक्वल है। तो बताओ वहाँ पे कहाँ पे शिफ्टिंग होगा, वहाँ पे कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, नो शिफ्टिंग। मतलब आप उसमें वॉल्यूम डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, रिएक्शन कहीं पे भी शिफ्ट नहीं रहेगी, वो इक्विलिब्रियम में ही बनी रहेगी, ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आप लिखना चाहो, इफ, ये दिख रहा है, if volume is decreases, the reaction goes towards where number of moles are lower, नंबर ऑफ मोल्स आर लोअर। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन वहां पर जाए, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर होंगे। तो हमने देख लिया, इसमें लोअर राइट में था फॉरवर्ड, इसमें लेफ्ट में था बैकवर्ड, उसमें दोनों तरफ इक्वल है, नो शिफ्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा, वो लिख सकते हैं खुद कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करा जाए, इस बार इंक्रीज, तो रिएक्शन क्या जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हायर होगा, इसका जस्ट अपोजिट, वो इसका अपोजिट आप नोट कर लेना। तो ये था हमारा वॉल्यूम का फैक्टर। अब हम इसे दूसरे वे में भी चेक करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लें, क्योंकि इस पे हम सेकंड मेथड भी देखेंगे, इसको नोट डाउन। तो अगला स्टार्ट करते हैं इसी में दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे स्पेस है, चलो करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन थी, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स
अगर मैं कंसंट्रेशन लिखूं, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N1 बाय V ये हो जाएगा N2 बाय V, इसके मोल्स N3 बाय V, बीच में और डाल देता हूँ, ठीक है। हमें पता है अगर आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है, तो Q बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही N3 बाय V, आपको दिख रहा होगा ये N3 बाय V, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये रहा N1 बाय V एंड ये N2 है, ठीक है, N2 बाय V। अगर मैं इसको सॉल्व कर, देखो नीचे V से V कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास फाइनल N3 अपॉन N1 इंटू में N2, तो ये V कहाँ पे जाएगा, V गए ये ऊपर। एक मिनट और, यहाँ स्टोइकियोमेट्री भी लगाना है, देखो N3 बाय NV की पावर 2, इसका स्टोइकियोमेट्री है 3 और इसका 1 यहाँ, तो स्टोइकियोमेट्री भी डाल देते हैं हम। तो ये वैल्यू आएगी N3 की स्क्वायर अपॉन N1 इंटू में N2 की पावर 3। अब वॉल्यूम का अगर मैं सॉल्व करूँ, तो वॉल्यूम को सॉल्व करूँ तो ये देखो V स्क्वायर से तो ये कट जाएगा V, क्योंकि V और V क्यूब V4 हो जाएगा, V4 से स्क्वायर कट गया तो ऊपर जाके बचा, ऊपर रोटेट करके V का स्क्वायर, ठीक है। बस मैंने इसको ऊपर लेके कट करा है वॉल्यूम को वॉल्यूम से। V स्क्वायर, तो Q का रिलेशन आ रहा है N3 का स्क्वायर N1 इंटू N2 का क्यूब इंटू में V स्क्वायर। यहाँ पे देख लो V और Q क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने V को डिक्रीज करा, यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स में, अगर मैं V को डिक्रीज करा, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q भी आपका डिक्रीज होएगा, और Q डिक्रीज हो गया है तो K के बराबर आने के लिए अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज, और इंक्रीज मीन्स फॉरवर्ड। तो आप इस वे से भी कर सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, और या मैंने कॉन्सेप्ट से बताया था आप उससे भी कर सकते हो। तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड। दोबारा देख लो Q और V क्या है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम को हमने डिक्रीज करा था तो Q भी डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिक्रीज मीन्स छोटा है, और Q के बराबर आने के लिए अपने आप को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो वहाँ पे भी वॉल्यूम को डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड आ रहा था और यहाँ पे भी फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो या कॉन्सेप्ट से भी, सेम एज इट इज इसको भी करके देखते हैं। तो इसकी भी नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं N1, तो इसको मैं रब कर लूँ, ये नोट आपने पहले ही कर लिया होगा। N1 बाय V कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, N2 बाय V एंड N3 बाय V। मैं Q निकालूं, Q होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है N2 बाय V N3 बाय V अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N1 बाय V। स्टोइकियोमेट्री जो है सबका 1 है, तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पे देखो एक वॉल्यूम से तो एक वॉल्यूम कट जाएगा, तो ये बचेगा N2 N3 N1 और ये 1/V बचा हुआ है अभी 1/V। तो देखो Q और V का क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली है। इट मीन्स अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करें, दोनों क्या है इनवर्सली, तो Q यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, Q यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। अब Q बड़ा है तो K के बराबर आने के लिए अपने आप को डिक्रीज करेगा, यस और नो, और डिक्रीज करना मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो चाहे देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बता सकते हो, या पीछे कॉन्सेप्ट से बताया था वो भी। अब उसको भी देखते हैं कि वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 बाई V, N2 बाई V, N3 बाय V। एंड Q का रिलेशन निकाले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन N3 बाय V का स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, अपॉन N1 बाय V एंड N2 बाय V। अब देखो यहाँ पे जो कट के क्या बच रहा है, N3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, N1 इंटू में N2, V का स्क्वायर V से कैंसिल आउट हो गया पूरा,
तो V बचा ही नहीं, इस टाइप की रिएक्शन में वॉल्यूम है ही नहीं, बचा ही नहीं, कैंसिल आउट हो गया। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशन में वॉल्यूम बचा ही नहीं, क्योंकि देखो वॉल्यूम स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो Q और V का कोई रिलेशन ही नहीं है। मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज करूँ या इंक्रीज करूँ, Q पे रिएक्शन कोएफिशिएंट पे, Q होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, वॉल्यूम डिक्रीज करूँ या इंक्रीज करूँ, रिएक्शन कोएफिशिएंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए नो शिफ्टिंग। तो चाहे आप ऐसे करो या इस मेथड से, ये हमने दोनों मेथड देख लिए कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स लेस देन 0 हो डेल्टा एन जी के, वॉल्यूम डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड, अगर इसी को मैं इंक्रीज कर दूं तो बैकवर्ड, सारा अपोजिट हो जाएगा, और उस केस में नो शिफ्टिंग। तो ये सेकंड फैक्टर था ली चैटलियर प्रिंसिपल का, जो कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम करते हैं थर्ड फैक्टर, पहले से नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर हम अगले पेज पे आ रहे हैं। तो अगला करते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, थर्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस वाली वीडियो में हम 3 ही फैक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी पहुंच जाएगी, टाइम भी हो गया, और बाकी बचे फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी ली चैटलियर के, यहाँ पे थर्ड आ रहा है प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज करता है, या सुनो ये सबको पता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, द रिएक्शन गोज टूवर्ड्स द नंबर ऑफ मोल्स आर लोअर। अभी अभी पढ़ा हमने जस्ट कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन वहां पे जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर होते हैं। तो वॉल्यूम अगर आपने कर लिया तो प्रेशर वाला फैक्टर उसका अपोजिट ही है जस्ट, तो प्रेशर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो सारा अपोजिट हो जाएगा। द रिएक्शन गोज टूवर्ड्स द नंबर ऑफ मोल्स, towards where the number of moles are higher। तो प्रेशर कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने वॉल्यूम पढ़ लिया, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, जो भी आंसर आएगा वॉल्यूम में सपोज करो फॉरवर्ड आ रहा है तो प्रेशर में बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये तो आज हमने पढ़ा था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है क्या। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो तो रिएक्शन चाहेगी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उस इफेक्ट को नेग्लेक्ट करें और वापस इक्विलिब्रियम ही मेंटेन रहे। तो हमने कैसे कैसे डिस्टर्ब करा, हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, उसे डिस्टर्ब करा, नंबर ऑफ मोल्स भी वॉल्यूम को इंक्रीज करा और डिक्रीज करा। वॉल्यूम डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जा रही थी, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लोअर होते हैं। प्रेशर बिल्कुल ईजी है, ये वॉल्यूम का जस्ट अपोजिट है। आप वॉल्यूम कर लो, प्रेशर अपना आप ही आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम का जो आंसर है उसका अपोजिट प्रेशर का हो जाएगा। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल आज हम 3 ही फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए फैक्टर्स जो कि टेम्परेचर है, इनर्ट गैसेस का एंड कैटलिस्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।